हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 5। इसके अन्य पार्ट आप देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अर्जुन क्लासेस। ठीक है, इस चैप्टर के अन्य पार्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। सेल, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, विद्युत सेल एक युक्ति यानी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो अपने को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देता है। जैसे यानी कि अपन इस सेल में अगर केमिकल डालेंगे तो अपने को क्या, इलेक्ट्रोड के माध्यम से अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये काम होता है विद्युत सेल का। सबसे पहले अपन देखते हैं, चलो ये होगी परिभाषा। अब देखते हैं इसका बनावट कैसी होती है। ठीक है, तो इसकी बनावट में क्या होता है, एक पात्र होता है जिसके अंदर ये भरा होता है विद्युत अपघट्य। ये अपघट्य किसका होता है ये अपन केमिस्ट्री में देखेंगे, फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, ये ऐसी धातु का बना होता है जो इस अपघट्य से अभिक्रिया कर इलेक्ट्रॉन दान करता हो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर दान करेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आवेश। और ये ऐसी धातु का बना होता है जो इस विद्युत अपघट्य से अभिक्रिया कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ इसका, यानी कि दान करने वाला का, Zn अपघटित होकर क्या बनाएगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए। ठीक है, तो ऐसी धातु कोई लेते हैं, जैसे Zn ले ली। अब ये कैसे लेते हैं, जैसे Cu+2 इलेक्ट्रॉन से Cu, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाता है। तो इसमें अपन कॉपर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये होता है ऐसी धातु का बना जो इलेक्ट्रॉन दान करती है, और ये ऐसी धातु का बना होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, तो दान करती है यानी कि जो नेगेटिव आवेश था वो दे दिया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, वो दे दिया, तो बचा क्या, पॉजिटिव। और इस पे बचा, क्योंकि ये नेगेटिव ले रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो इस पे बचा नेगेटिव। तो देखो, जिस पे जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, और जो लेता है उसको कैथोड। लेकिन यही देखो, ये पॉजिटिव है इसलिए इसको एनोड बोल दिया, ये नेगेटिव कैथोड। लेकिन यही कुछ सेल में अलग होता है। तो रियल क्या होता है, ये प्लस माइनस से अपन पता नहीं कर सकते कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है। इसके लिए अपने को देखना होता है किस पे ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पे अपचयन हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। जहाँ प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करता है वो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण पे हमेशा जो, यानी कि जो एनोड जिस पे ऑक्सीकरण होता है उसके अपन एनोड कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। और एक बात अपने को पता है कि धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहती है। तो धारा यहाँ से यहाँ की तरफ बहेगी। धारा मान लो आई है, ये कोई कुंजी है, और ये प्रतिरोध, या प्रतिरोध की जगह अपन यहाँ बल्ब वगैरह ले सकते हैं, जिसको अपन बोलेंगे लोड प्रतिरोध। ठीक है, जिसमें अपने को धारा लेनी है। यहाँ अपन कोई भी लगा सकते हैं जिसमें अपने को धारा लेनी है, और यहाँ एक एम्पियर लगा होता है जो धारा मापता है। ठीक, तो ये होगी इसकी बनावट। ठीक है, तो ये बनावट केमिस्ट्री में इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नॉर्मली अपन ने पढ़ लिया। ये आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल आता है तो ये आप बनाएं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा समझा हुआ होना चाहिए इसमें क्या क्या होता है और कैसे धारा बहती है। अब अपन क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बोर्ड में तो मतलब है पर कोई दूसरे एग्ज़ाम में मतलब नहीं है। अब दूसरे एग्ज़ाम में अपन इस पूरे को
इससे दिखेंगे, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव, पॉजिटिव पे प्लस नेगेटिव पे माइनस। ये सेल को अपन दर्शाएंगे, सेल का प्रतीक, यानी कि सर्किट में अपन सेल को ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो चलो अब देख लिया सेल क्या होता है और इसका प्रतीक क्या होता है। अब मार्केट में दो तरह के सेल अवेलेबल है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल, इनमें होने वाली रासायनिक क्रिया अव्युत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होती है। अव्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टी, व्युत्क्रम मतलब उल्टी, यानी कि अव्युत्क्रमणीय मतलब उल्टी नहीं होती, यानी रिएक्शन एक साइड में चलती है। जैसे इसका अपघटन, विद्युत अपघटन का अपघटन हो रहा था, होते होते जब अपघटन कंप्लीट हो गया, यानी विद्युत अपघटन इस लायक नहीं रहा कि अब वो और अपघटन कर सके, तो वो सेल समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका वापस अपन उल्टी रिएक्शन नहीं कर सकते। अतः इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको हम एक बार ही उपयोग में ले सकते हैं। यानी कि जब तक वो अपघटित हो रहा है तब तक तो अपन वो सेल काम का है, और जब पूरा अपघटित हो गया फिर अपन उसको उल्टा नहीं चला सकते, यानी कि वो एक बार ही यूज हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। फिर दूसरा आता है द्वितीयक सेल। इसमें क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि इसमें अभिक्रिया व्युत्क्रमणीय होती है। एक बार मान लो अपघटन पूरा हो गया, फिर अपन क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है। पानी मिलाओ या कोई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कोई दूसरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सेल कैसा है, ठीक है। तो पानी मिला, मान लो अपन पानी मिलाते हैं तो वो रिएक्शन वापस उल्टी शुरू कर देता है और दोबारा भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो इन्हें पुनः आवेशित कर पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, जैसे सीसा संचायक सेल, ठीक है। जैसे आपने गाड़ियों में देखी होगी बैटरी, ठीक है, गाड़ियों में जो बैटरी यूज होती है वो द्वितीयक सेल होती है, ठीक है, जिसको अपन चार्ज करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सेल, सेल क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं सेल में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। चलिए, पहला है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। ये क्या होता है, किसी संपूर्ण परिपथ यानी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य अर्थात आवेश को दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि कोई आवेश है, ठीक है, उसको अपने को प्रवाहित करना है, ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तरफ भेजना है, तो उसको प्रवाहित करना पड़ेगा। तो उसको प्रवाहित करने के लिए सेल मतलब सेल को कितना कार्य करना पड़ता है, यानी कि सेल को कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, वो कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ, ठीक है। इसे ई या ई से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा ई या छोटा ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, अब इसका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला अपन परिभाषा से लिखेंगे। परिभाषा क्या कहती है कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक कार्य या ऊर्जा, तो कार्य को W से लिखते हैं, और एकांक ये मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी ऐसी परिभाषा लिखनी होती है तो अपॉन में, मतलब एकांक मतलब अपॉन में, ठीक है। तो इसका आ गया फॉर्मूला E = W/Q। अब मान लो फॉर्मूले से आप परिभाषा बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसको एक मान लो, एक मानोगे तो इसको एकांक बोलेंगे। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक कार्य या ऊर्जा क्या कहलाएगी, विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब देखो इसकी इकाई, इकाई क्या होगी, फॉर्मूले से इकाई लिख दो। कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल, और अपॉन आवेश की क्या होती है, कूलाम। तो ये हो गई जूल पर कूलाम, ठीक है, ये होगी इसकी इकाई, ठीक है। अब मेन बात इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं विद्युत वाहक बल से, ठीक है।
विद्युत वाहक बल कुछ ये मान लेते हैं कि ये बल है, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है, ठीक है। तो क्या है, तो अपन ने पढ़ा है कि ये एक ऊर्जा है जो इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए यूज होती है, ठीक। तो ये बल नहीं है, पहली बात। चलो ये हो गया विद्युत वाहक बल क्या होता है। अब देखते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। सेल से धारा लेते समय अथवा सेल को धारा मतलब सेल को आवेशित करते समय, ठीक है, सेल के सिरों पर विभव में अंतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यानी कि अगर अपन सेल से धारा ले रहे हैं, जैसे कोई अपने को बल्ब जलाना है तो अपने को सेल से धारा लेनी पड़ेगी। तो देखो, एक आपने बात सुनी होगी कि धारा तभी बहती है जब विभव में अंतर होगा, यानी कि सेल के विभव और उस बल्ब के विभव में अंतर होगा तभी धारा बहेगी। धारा हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज बहती है, तो विभव में अंतर होना जरूरी है। तो ये जो अंतर होता है, जैसे अपन सेल से धारा ले रहे हैं तो सेल के और उसके बल्ब के में जो टर्मिनल होंगे उनमें क्या होगा, विभव में अंतर, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सीधी सी बात है, विभवांतर है तो इसका मात्रक वोल्ट होगा, ठीक है। अब थर्ड आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो हमें पता है सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो जो दो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे, आवेश इधर उधर प्रवाहित होगा, तो जो अपघट्य है, विद्युत अपघट्य, उसमें भी आयन है, तो वो आयन आपस में टकराएंगे, आयन और इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। तो वो टकराने के कारण जो धारा बहेगी उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होगी। और हमें पता है जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, धारा में उत्पन्न होने वाली बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको अपन कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो देखते हैं परिभाषा, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा, ठीक है, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए विरोध या रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यानी कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है तो जो विद्युत अपघट्य है उसके आयन उससे टकराएंगे और उसको प्रवाहित होने में बाधित करेंगे, ठीक है। तो वो बाधा या रुकावट होती है, वही आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है सेल का, ठीक है। इसे छोटे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, ओम है, मतलब जब प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। पहला है सेल की दोनों प्लेटों के दूरी के, जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच की जो दूरी है उसके अनुक्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे देखेंगे, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू ρl/A, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन ने पिछले पार्ट्स में देखा था, ठीक है। तो ये क्या थी, लेंथ थी और ये था एरिया। ये किसके लिए था, जब क्या हो, धातु हो, ठीक है। ये था धातु के लिए, ये थी धातु की लेंथ और ये था पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ क्या है, दो टर्मिनल है और वो प्लेटें हैं, ठीक है। तो ये होगा प्लेट का क्षेत्रफल और ये होगा टर्मिनल्स के बीच की दूरी। तो जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो किस पे डिपेंड करता है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये जो L है इसके अनुक्रमानुपाती, सीधी बात है ये, ठीक है, R परपेंडिकुलर टू L, ठीक है।
और दूसरा सेल में स्थित प्लेटों के अपघट्य के अंदर डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कि जो ये एरिया है, ये क्या है, जो दो प्लेटें हैं उनका जितना भाग डूबा हुआ है, ना कि पूरा पूरा क्षेत्रफल, जितना डूबा हुआ है 1/a, जो a है वो क्या है, डूबा हुआ भाग। ठीक है। और तीसरा डिपेंड करता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता यानी गाढ़ापन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता उसका गाढ़ापन होता है, यानी कि उसमें जितना पानी कम मिलाया हुआ होगा उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, वो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा क्योंकि उसमें आयंस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा टकराएंगे तो बाधा भी ज़्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर अपन ज़्यादा पानी मिला देंगे यानी कंसंट्रेशन या सांद्रता कम कर देंगे तो प्रतिरोध सीधी सी बात है कम हो जाएगा। चौथा है अपघट्य के ताप के बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि नॉर्मली धातुओं में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, अपघट्य के ताप बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, अब जो अपन ने तीन चीज़ें पढ़ी, ठीक है, तीन क्या क्या पढ़ी, विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है, और सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि बड़ा ई, वी और आर। अब देखेंगे अपन इनमें रिलेशन यानी कि फॉर्मूला। ठीक है, सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इसको देखने के लिए अपन एक छोटा सा परिपथ लेते हैं जिसमें क्या है, एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ है ई और आंतरिक प्रतिरोध है आर। तो ये पूरा हो जाएगा एक सेल। ठीक है, और इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है बाह्य प्रतिरोध यानी लोड रेजिस्टेंस। ठीक, मान लिया आर। ठीक है, तो इधर धारा बहेगी क्योंकि अपन सेल क्यों लगाया है, प्रतिरोध में धारा लेने के लिए। तो धारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ बहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं धारा कितनी बहेगी। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो I क्या आएगी, V बाई आर, ये आ गया ओम के नियम से। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। यहाँ V क्या है, V वो होता है जो वोल्टेज प्रदान करता है। यहाँ वोल्टेज कौन प्रदान कर रहा है, सेल, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो V होगा। तो E V इज इक्वल टू अपॉन आर, आर क्या होता है, टोटल प्रतिरोध। अब टोटल प्रतिरोध यहाँ ये दोनों प्रतिरोध है ये और ये, लेकिन ये जुड़े किस में है, दोनों सेम धारा बह रही यानी कि ये श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना श्रेणी क्रम में ना कि समांतर क्रम में, क्योंकि धारा सेम बह रही है। तो जब श्रेणी क्रम होते हैं तो प्रतिरोध सीधे जुड़ जाते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसमें टोटल प्रतिरोध क्या होगा, R प्लस छोटा r। तो ये हो गया R प्लस छोटा r। तो ये इतनी धारा बहेगी, I की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो अब इसको इधर भेज देते हैं। तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस छोटा r इंटू आई। अब ओम के नियम से आई आर क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ V रख दो। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू छोटा r, जहाँ E बड़ा E क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, और V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, और I बहने वाली धारा और R आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन तभी होगी जब सेल को अनावेशित करते हैं अपन। ठीक है, यानी कि जब सेल एक ऊर्जा का स्रोत हो, यानी कि जब सेल से ऊर्जा अपन ले रहे हैं, ये अभिक्रिया यानी कि ये इक्वेशन, ठीक है, तभी यूज होगी जब अपन सेल को एज ए ऊर्जा का स्रोत लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जब धारा अपन ले रहे होंगे सेल से तो ये अभिक्रिया भी लेंगे, सॉरी अभिक्रिया नहीं,
समीकरण। और जब आवेशित कर रहे होंगे, यानी कि धारा जब सेल को अपन दे रहे होंगे, तो जो इक्वेशन होगी वो होगी E = V - IR। ठीक है, अब अपन समझते हैं ये माइनस, ये प्लस हुआ, ये माइनस, ऐसा क्यों? ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब अपन धारा दे रहे हैं, ठीक है, धारा दे रहे हैं मतलब धारा सेल से लोड की तरफ बह रही है। तो अपन ने सुना हुआ है कि जब धारा बहती है तो वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहती है। तो यहाँ सेल से कहाँ बह रही? लोड की तरफ। तो सेल का विभवांतर तो कितना है? विभव E है। तो यानी कि हाई कौन सा हुआ? सेल वाला। तो ये हो गया सेल वाला, कितना होगा? +IR, यानी कि इससे प्लस इतना, यानी कि ये ज़्यादा। और जब सेल की तरफ धारा बह रही है तो जो ये होगा वो कितना होगा? V - IR, यानी V से इतना कम होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन दो इक्वेशन से। तो ये दो इक्वेशन आपको याद में रखनी है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इन दो इक्वेशंस पे बनेंगे। देखते हैं आप एक न्यूमेरिकल। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1.0 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को दो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। जब अपन I1 कंडीशन 1, यानी कि केस फर्स्ट, जब I1 कितनी है? 0.5 एम्पियर धारा लेने पर, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अपन इक्वेशन कौन सी यूज लेंगे, माइनस वाली की प्लस वाली। यहाँ का है धारा लेने पर, ठीक है। एक सेल से धारा, यानी कि सेल से धारा ले रहे हैं अपन किसी प्रतिरोध में, यानी कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन कौन सी है? E = V + IR, ठीक है। यानी कि सेल से धारा ले रहे हैं प्रतिरोध की तरफ, तो सेल का जो विभव है, जो EMF वो ज़्यादा है, तो इसमें क्या आएगा? प्लस IR, ठीक है। समझ रहे हैं ये इक्वेशन क्यों यूज ली अपन ने, माइनस वाली क्यों नहीं ली, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट में क्या दे रखा है? I दे रखा है, और क्या देखा है? दे रखा है V1 दे रखा है 1.8 वोल्ट, यानी कि इतनी धारा लेते हैं तो जो विभवांतर है वो होता 1.8 वोल्ट आता है। और केस 2 दे रखा है कि जो I2 है वो है 1.0 एम्पियर, और जो विभवांतर है V2 वो है 1.6 वोल्ट, ठीक है। और पूछा क्या है? EMF, यानी कि E पूछा है और आंतरिक प्रतिरोध R पूछा है, ठीक है। तो अपन ने सेल चेंज किया नहीं है, तो E भी वही होगा दोनों केस में और R भी वही होगा, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट की इक्वेशन लिखते हैं, E = V + IR। तो E तो E है, V1 क्या है? V1 और I1 1.8 प्लस I1 क्या है? 0.5 × R। ये हुई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं केस 2, ठीक है। केस 2 में E तो सेम होगा क्योंकि सेल वही है, सेल नहीं चेंज किया, E और R तो सेम रहना है। और V2 क्या है? 1.6 प्लस 1.0 × R। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इसकी इक्वेशन एक बार मैं लिख देता हूँ, E = V2 + I2R। ये वैल्यू पुट कर दी तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो, मान लो मैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? E और R, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है।
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1.6 प्लस ये 1 है तो R 1 से गुणा कर दिया, R ही बचेगा। E इज इक्वल टू 1.8 प्लस 0.5 मतलब आधा, R माइनस कर दो तो ये तो कट जाएगा 0, ये माइनस 0.2 प्लस, ठीक है, 1 में से आधा घटाया हाफ R, तो जो फाइनली क्या होगा, हाफ R इज इक्वल टू 0.2, यानी कि R इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। यहाँ से एक तो सॉल्व हो गया, R की वैल्यू आ गई 0.4 ओम। प्रतिरोध किसमें नापते हैं, ओम में। अब इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में इसमें रख के किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, R की वैल्यू इसमें रख दो, E की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1.8 प्लस 0.5 इंटू R की वैल्यू 0.4, ठीक है। तो ये आ गई E की वैल्यू, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल सिंपल सा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो आज अपन ने पढ़ा सेल का बेसिक, सेल क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है और किसके क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे सेलों का संयोजन, यानी कि अगर अपने को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो इतना बड़ा सेल तो अपन बना नहीं सकते, तो क्या अपन सेलों का संयोजन कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो वो कैसे जोड़ते हैं वो अपन समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी डाउट हो आपको, ठीक है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।